हेलो फ्रेंड, आज की क्लास हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन हम ड्रॉ कर दिए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज से अब रेगुलर वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड लिटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 में हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए। आज इसी पे हम देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, इसीलिए हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, मतलब बहुत ही इजी तरीके से आंसर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड लिटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो लॉर्ड लिटन डिज़रेली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा मध्य एशिया में घटनाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए मनोनीत किया गया था। मतलब लॉर्ड लिटन जो था उसको डिज़रेली का जो रूढ़िवादी सरकार था उसके मतलब रूप में वैसे उसको ध्यान में रखा गया कि उसने कैसे कैसे काम किए, क्या किए, उसी के बेसिक पे इसको लॉर्ड लिटन को मनोनीत किया गया, मतलब सरकार बनाया गया। अप्रैल 1876 ईस्वी में उसने लॉर्ड नॉर्थब्रुक से अपने पद का कार्यभार संभाला। मतलब इससे पहले जो नॉर्थब्रुक था उससे अपना कार्यभार को 1876 ईस्वी में लिया, मतलब अपने हाथ में ले लिया। लॉर्ड लिटन एक कूटनीतिज्ञ था। मतलब जो लॉर्ड लिटन था वो एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और वह ब्रिटिश विदेश कार्यालय में कई पदों पर कार्य भी कर चुका था। और उसका जो ब्रिटिश था विदेश, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कार्यों में भी वो पद ग्रहण कर चुका था और कार्य कर चुका था। वह एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। वह बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने के बाद भी एक कवि था, उपन्यासकार था और निबंध लेखक का कार्य भी करता था। साहित्य जगत में वह ओपन मेरिडियन के नाम से भी प्रसिद्ध था। 1876 ईस्वी तक लिटन को भारतीयों को मामलों में 1876 ईस्वी तक लिटन को भारतीयों के मामलों के बारे में परिचय नहीं था। मतलब जब 1876 ईस्वी को वह शासन पर मतलब सरकार के रूप में जब आया, तब उसको भारत के लोगों के बारे में, उसके घटना, कुछ भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर भी लिटन की कई उपलब्धियां रही जिसका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसका क्या क्या उपलब्धियां रहा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला था लिटन और मुक्त व्यापार। तो प्रशासनिक क्षेत्र में पहला पॉइंट बनाएंगे लिटन और मुक्त व्यापार। मतलब वो मुक्त व्यापार के क्षेत्र में क्या कार्य किया था, क्या उपलब्धियां हासिल की थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्रों में आबाद व्यापार मतलब इसका मुक्त व्यापार भी बोलते हैं, एक आवेश बन गया था क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न देशों के लिए, जैसा कि उस समय इंग्लैंड बहुत लाभदायक था। मतलब जो मुक्त व्यापार था उस समय इंग्लैंड में मुक्त व्यापार का जो लाभ था उसमें सबसे ज़्यादा लाभ इंग्लैंड को ही होता था। वह एक आवेश के रूप में बन गया था। लंकाशायर के उद्योगपति मुंबई में खुलने वाले सूती कारखानों से ईर्ष्या करते थे। मतलब लंकाशायर के जो उद्योगपति लोग थे वो मुंबई में जब सूती वस्त्र के कारखाना खुल गया था तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब जेलस फील करता था, जलन फील करता था, उससे गुस्सा आता था, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं। और उन्होंने भारत में कपास मिल के माल पर लगे आयात शुल्कों की बहुत आलोचना की। और जब कपास भारत से जो कपास आता था उसमें आयात शुल्क लगाया गया था, उसका मतलब वो लोग विरोध करने लगे थे, आलोचना करने लगे थे। सरकार के लिए लंकाशायर की वोट का बहुत महत्व था। उन्होंने जुलाई 1877 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया
और जैसे कि सरकार जो था उसको लंकासर का जो लोगों को वोट मिलता था वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने देखा कि माहौल सिचुएशन बिगड़ रहा है, उनके हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने जुलाई को 1876 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास किया। इस सदन के मतानुसार भारत में आयात किए सूती माल पर लगा शुल्क दो जो निश्चय ही रक्षात्मक है, स्वस्थ वाणिज्य के नीति के विरुद्ध है और उसे जितना शीघ्र भारत की वित्तीय परिस्थितियां अनुमति दे समाप्त कर देना चाहिए। उसका कहना था कि जितना जल्दी हो सकता है भारत में शुल्क जो लगा था कपास सूती वस्त्रों में उसको जल्दी से हटा देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। राज्य सचिव लॉर्ड सेलिसबरी ने यह प्रस्ताव भारतीय सरकार को भेज दिया और मतलब राज्य सरकार जो सेलिसबरी था उसने यह प्रस्ताव तो भारतीय सरकार को भेज दिया, जो भारत का जो सरकार था उसके पास, और सूती माल पर शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। और सूती जो शुल्क लगाया था सूती माल पर उसको समाप्त करने के लिए भी कहा, उन्होंने आग्रह किया। अकाल के कारण उत्पन्न हुई शोचनीय वित्तीय स्थिति होते हुए भी लिटन ने 29 वस्तुओं के आयात शुल्क हटा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा वित्तीय स्थिति होने के बाद भी अकाल जैसे कारण हो गया था, फिर भी जो लिटन था वो 29 वस्तुओं के आयात शुल्क लगा उसको हटा दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य इसके विरुद्ध थे और वायसराय के जितने भी कार्य परिषद थे वो सभी इसके विरुद्ध हो गए थे। अब दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं वित्तीय सुधार। मतलब वित्तीय सुधार के मामले में लिटन ने क्या कार्य किया, उपलब्धियां थी, उसको हम देखेंगे दूसरा पॉइंट में। लॉर्ड मेमो के अधीन आरंभ की हुई वित्तीय केंद्रीकरण की नीति चलती रही तथा इस दिशा में एक और कदम आगे लिया गया। मतलब जो लॉर्ड मेमो था उसके अधीन एक आरंभ से ही एक वित्तीय केंद्रीकरण की नीति चल रही थी, उसी को इस दिशा में एक और कदम आगे लिया गया, इसको और आगे बढ़ा दिया गया। प्रांतीय सरकारों को साधारण प्रांतीय सेवाओं जिनमें भूमि कर, उत्पादन कर और आबकारी टिकटें, कानून व्यवस्था, साधारण प्रशासन इत्यादि संभावित थी, पर कार्य प्रव्यय करने की अधिकार, मतलब जो व्यय करने का अधिकार था वो दे दिया गया। इन हस्तांतरित सेवाओं के कार्य पालन के लिए प्रांतीय सरकारों को नियम अनुदान नहीं दिया गया, बल्कि सेवा के लिए उस प्रांत के उसी विभाग की आय दे दी गई। मतलब इस प्रांत को तो ये अनुमति नहीं दिया गया, लेकिन उसी विभाग की आय दे दी गई और कहा गया कि यदि कोई धन बच जाए तो उसे केंद्र सरकार के पास आधा आधा बांट लिया जाए। और अगर इसे सब करने के बाद भी जैसे कानून कर, टिकटें कर इसमें लगाया तो उसके बाद वो सब खर्च करने के बाद भी अगर कोई भी धन बच जाता तो उसे केंद्र में जमा कर दिया जाए, केंद्र सरकार के पास, और आधा आधा बांट दिया जाए। और यदि कम पड़ जाए तो केंद्र सरकार आधा भार उठाएगी। इसके बावजूद भी अगर उसके पास कम पड़ जाता है धन वगैरह में कोई भी चीज़ में, तो जो केंद्र सरकार है वो उसका आधा भार उठाएगी। ऐसा करने से यह आशा की गई कि प्रांतीय सरकारें अपने साधनों का विकास करेगी और सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं 1876 से 78 का अकाल। मतलब जिस समय लॉर्ड लिटन वायसराय बन के सरकार बन के आया था भारत, उस समय अकाल में पड़ा था। उससे क्या क्या उसने कार्य किए, उपलब्धियां हासिल की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तीसरा पॉइंट में। तो 1876 से लेके 78 ईस्वी के बीच भारत में भीषण अकाल पड़ा था। मतलब जिस समय
लॉर्ड लिटन भारत आया था उस समय भारत में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया था। सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश, और इससे सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित प्रदेश था मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब। जैसे पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, और उसके बाद मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, जो जिस मतलब क्षेत्र में सबसे अधिक अकाल पड़ा था वो दिखाया गया। उसके बाद अकाल का प्रभाव लगभग 25,07,000 वर्ग मील और 5,80,00,000 लोगों पर पड़ा था। और इस जो अकाल पड़ा था इससे लगभग कितना प्रभाव पड़ा था, मतलब 25,07,000 वर्ग मील और 5,80,00,000 लोगों पर इस अकाल का प्रभाव पड़ा था। बहुत से गांव उजड़ गए थे और भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र में खेती नहीं हुई थी। मतलब बहुत अकाल पड़ा था जिसके कारण बहुत सारा भूमि जो था उजड़ गया था, बहुत सारे गांव भी उजड़ गए थे, और भूमि जो का एक बहुत बड़ा भाग जो था उसमें खेती नहीं हुई थी। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार इस अकाल में लगभग 50 लाख लोग एक वर्ष में मर गए थे। जो रमेश चंद्र दत्त है उसके अनुसार इस अकाल में लगभग 50 लाख लोग एक वर्ष में मतलब एक साल में मर गए थे। सरकार के पास अकाल से निपटने के लिए साधन पर्याप्त नहीं थे, और इस समय जो सरकार था उसके पास जो इस अकाल से निपटने के लिए बचने के लिए कोई भी साधन पर्याप्त नहीं था। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया। पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन में कि लॉर्ड लिटन के समय का अकाल से बचने के लिए कोई रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता बनी थी। तो 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया था ताकि अकालों तथा उन दिनों में दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सके। आयोग का विचार था कि मुफ्त सहायता केवल आयोग बनाया गया था 1878 ईस्वी में, उसका मुख्य विचार था कि केवल मुफ्त साधन या सहायता असमर्थ निर्धन तक ही सीमित रहना चाहिए, और स्वस्थ शरीर वालों को अपना पेट पालने के लिए काम तथा पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब जो आयोग बनाया था उसने ये साफ विचार किया गया था कि जो निर्धन लोग थे, असमर्थ लोग थे, जो काम नहीं कर सकते थे, उसी के लिए केवल मुफ्त सहायता देना चाहिए, और बाकी जो स्वस्थ शरीर वाला है उसको अपना पेट मतलब अपना पालन पोषण के लिए कुछ काम तथा पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष की बात कही गई। रक्षात्मक कार्य के रूप में सिंचाई कार्य तथा रेलवे लाइन बनवाई गई जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की आने वाली अकाल नीति के आधार निर्यात किए गए। मतलब उसके बाद उसने रक्षात्मक कार्य के रूप में सिंचाई कार्य किया तथा रेल लाइन बनवाने का भी नोटिस दिया। इस प्रकार सरकार की आने वाली अकाल नीति के साधन निर्धारित कर दिए गए। अब हम चौथा मतलब 4 पॉइंट देखेंगे। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में तो लिटन जो था उसकी दमनकारी नीति का एक और अन्य कार्य भारतीय शासन अधिनियम बनाना था। 1878 ईस्वी के 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। जो लिटन था वो इसने 1878 ईस्वी का एक भारतीय शास्त्र अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में उसने यह कहा कि इस अधिनियम में लाइसेंस
बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना, अभाव अथवा उस व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया था। इस नियम को तोड़ने पर, और इस नियम को अगर कोई तोड़ता है तो उसे 3 वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों, और इसके छुपाने का प्रयत्न करने पर 7 वर्ष की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी इसके बाद बिना लाइसेंस के भी कोई भी शस्त्र रखता है, उसका प्रयोग करता है, बेचता है, तो उसे जुर्माना और दंड दिया जाएगा, और 7 वर्ष के लिए उसे जेल भी भेज दिया जा सकता है। इसमें भी भेदभाव किया था, अर्थात यूरोपीय, एंग्लो इंडियन अथवा सरकार के कुछ विशेष अधिकारी इस अधिनियम की परिधि मुक्त थे। मतलब जो इंग्लैंड के कुछ, इसमें भी उसने भेदभाव कर दिया था। जो इंग्लैंड के लोग थे उन लोग के लिए ऐसा कोई भी नीति नहीं अपनाया गया था, और ये सिर्फ नियम नीति भारतीयों के लिए ही अपनाया गया था। अब 5वां पॉइंट में देखते हैं, द्वितीय अफगान युद्ध। तो लीटर ने पश्चिमोत्तर में वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने की भावना से अफगानों से एक महत्वपूर्ण युद्ध छेड़ दिया। यह उन्नत प्रयत्न असफल रहा, और सरकार के निधन जनता से करोड़ों रुपया वसूल किया गया। मतलब उसने अफगान युद्ध को परिणित करने के लिए वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने का अभाव से अफगानों से एक युद्ध किया, जिसमें से वो असफल रहा, और सरकार इसमें निधन रुपयों करोड़ों रुपया। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, लॉर्ड लिटन ने अनेक कल्पना शक्ति थी। लॉर्ड लिटन था, उसके पास बहुत सारे कल्पना शक्ति थी, और उसी ने एक पृथक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन हो की योजना बनाई, परंतु इस योजना का कार्यान्वित करने का श्रेय कर्जन को ही मिलता है। अकाल आयोग की स्थापना को आधार प्रदान करना लिटन की नीतियाँ अत्यंत दमनकारी थी। उसकी दमनकारी नीति से भारतीय समाज में जागृति आ गई, और इच्छा न होते हुए भी लिटन ने अनेक प्रकार भारत का उपकार ही किया। मतलब जो लिटन था उसने बहुत सारा काम किया था, जिसके बावजूद भी वो उसका दमनकारी नीति जो था उससे जो भारतीय जनता थे वो बहुत ही ये हो गया था उसके, जिसके कारण जो लिटन को भी ना चाहते हुए भी कुछ अच्छा काम करना पड़ा था।